मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो थोड़ी एजुकेशनल होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और आज का टॉपिक जैसे कि आपको पहले से ही पता होगा, हेडिंग और टाइटल देखकर, डिस्क्रिप्शन देखकर, कि आज का वीडियो टोटली डिजिटल रुपीज़ पे बनाई हुई है। आप कैश का यूज़ तो अपने रोज़मर्रा के जीवन में डेली ही करते होंगे, हमेशा करते होंगे, करते आए भी हैं। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और उसके थ्रू वो कह रही है कि अब हम जो करेंसी है रुपए, वो जो करेंसी है उसकी छपाई बंद करेंगे। जो उसके खर्चे आ रहे हैं छपाई में, स्टाफ में, टकसाल बना के रखा है, तो उसको कम करेगी और इंडिया को डिजिटल पूरी की पूरी हाईटेक बनाएगी, टेक्नोलॉजी पे आधारित बनाएगी। उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैश का जुगाड़ किया गया है। अब ये कैश कैसे होगा, क्या होगा, इसके यूजफुल क्या हैं, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है, बुरा इनिशिएटिव है, इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसी सब चीज़ों को आज आपको बढ़िया से समझाऊंगा। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जो अभी बाहर में जो भी खरीद बिक्री होती है इंडिया का, या फिर व्यापार वगैरह होता है एक देश का दूसरे देश, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, तो डॉलर में होता है, यूएसडी में होता है। यूएसडी मतलब यूएस डॉलर। हो सकता है वो डिजिटल रुपीस में होने लगे। तो इसके इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ने एक पहल किया है। इसकी चर्चा निर्मला सीतारमन ने 2022 के बजट में किया था। तो गवर्नमेंट ने इसे प्रपोज किया था जनवरी 2017 में। गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक डिजिटल रुपी लेके आएंगे। उस समय हाईलाइट रूप से नहीं था, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया और इसकी चर्चा 2023 के बजट में भी की गई निर्मला सीतारमन के द्वारा। निर्मला सीतारमन ने इसके बारे में बताया, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कि हम एक डिजिटल रुपीस लॉन्च करने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। इसको समझाने के लिए मैंने स्लाइड बना के रखे हैं, जिससे आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आए। अभी आरबीआई की वेबसाइट पे इसका जो लोगो दिया हुआ है, इसका जो लोगो दिया हुआ है ये आपके सामने है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है एक लाइन, कैश बट डिजिटल, मतलब कैश ही है बट डिजिटल रूप में है। एक वैलेट दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक वैलेट दिया जाएगा आपको, और इस वैलेट में आपके पैसे होंगे, जैसे सिक्के भी होंगे, बट वो डिजिटल फॉर्म में होगा। मतलब वो आपको दिखाई देगा 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, लेकिन आप उसे हाथ में नहीं पकड़ सकते, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू उतना ही रहेगा जितना कि 1 रुपये का है। इसकी सुंदरता सबसे अच्छी मेरे को रिसर्च करते टाइम ये लगी कि अगर मान लीजिए आपके वैलेट में आपने अच्छा खासा अमाउंट रखा है। सपोज आपके वैलेट में 5 लाख है, 5 लाख है आपके वैलेट में, और जिस बैंक का वैलेट है, मान लीजिए आपका कोटक महिंद्रा बैंक का वैलेट है। सभी बैंक, कुछ खास बैंकों का वैलेट आ चुका है, मैं वो लिस्ट भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में। तो मान लीजिए कोटक बैंक का वैलेट है, उस वैलेट में 5 लाख का अमाउंट है आपके पास। अब सडनली कोटक बैंक जो है वो, जैसे कि नीरव मोदी और जैसे पैसे लेके भागे हैं, वैसे मान लीजिए कोई पैसे लेके भाग जाता है और बैंक हो जाता है दिवालिया। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में इसकी सुंदरता ये है कि आपके जो 5 लाख रुपए बैंक में पड़े होते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं पड़ेगा। मतलब वो पैसा बैंक के डूबने से कोई मतलब नहीं रखता है।
वो पैसा जैसे आपके पॉकेट में रहता है ना, पॉकेट में मान लीजिए आपके पॉकेट में 500 रुपया है और आपका मतलब पैकेट में 500 रुपये है और बैंक डूब जाता है, बैंक में आपका 1 रुपये भी नहीं है, 1 रुपया है मान लो, और पॉकेट में 500 है, तो बैंक डूबने से पॉकेट का पैसा कोई खाली कर सकता है, गायब कर सकता है नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैसा कैश ही है, बस अंतर इतना है कि ये थोड़ा डिजिटल फॉर्म में है। तो इसीलिए इसके लोगों में भी इसकी चर्चा की गई है। आपने देखा ही, अभी लोगो मैंने दिखाया जो आरबीआई की वेबसाइट्स पे इसका लोगो है, उसमें एक चीज़ का जिक्र है कि डिजिटल कैश बट डिजिटल, मतलब कैश है लेकिन डिजिटल फॉर्म में है। इसमें क्या किया, रुपए का सिग्नल बना दिया है और बनाने के बाद ई के अंदर घुसा दिया है, मतलब ई के अंदर इसका बहुत बढ़िया ही लोगो भी अच्छा बनाया हुआ है, लोगो बनाया हुआ है बहुत बढ़िया सा कि ई के अंदर र को फिट कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक रुपया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा इसका विवरण हल्का फुल्का तो हम बता ही दिए, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये है कि आखिर डिजिटल रुपीस है क्या। तो ये है कैश का डिजिटल फॉर्म। डिजिटल रुपीस मतलब जो कैश आपके पास पड़ा हुआ है उसका डिजिटल फॉर्म, ठीक है। सेकेंड स्टेप में है कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है और एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है, मतलब इसे कोई नकार नहीं सकता। अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट में है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है बाबू कि अभी ये टेस्टिंग मोड में है, मतलब अभी ये टेस्ट किया जा रहा है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आरबीआई इसके प्राइवेसी कंसर्न पे भी काम कर रही है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट पे है, लेकिन ये एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। आपको पता है कि 1 रुपये का सिक्का छोड़ करके 1 रुपये का सिक्का वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त मंत्रालय की तरफ से आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आता है। बाकी जितने भी पैसे हैं सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको भी कौन जारी कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब वैल्यू की बात करते हैं। वैल्यू क्या है, तो वैल्यू जो 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू है ना, कैश में जो कैश में 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू है, वही एक इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़ का वैल्यू है, एक डिजिटल रुपीज़ का वैल्यू है, सेम टू सेम। तो इसमें कोई डाउट है नहीं। फिर क्या लिख रहा है, फिजिकल जैसा ही है बस डिजिटल फॉर्म में है, जो मैंने आपको ऊपर में बता दिया है। द डिजिटल रुपीज़ वॉज प्रपोज्ड इन जनवरी 2027, मतलब 2017 में ये प्रपोज किया गया, गवर्नमेंट ने इसको रखा और गवर्नमेंट के द्वारा 1 दिसंबर 2022 को इसे लॉन्च कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई परेशानी या दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने खड़ा होता है कि डिजिटल रुपीज़ काम कैसे करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आखिर काम कैसे करता है। मान लीजिए हम वॉलेट में पैसा रखते हैं, तो खरीदारी करना है सब्जी वाले से, तो 100 रुपये का नोट निकाला, मान लीजिए 50 रुपये की सब्जी हुई, तो 100 में से 50 का काट के वो 50 हमको लौटा देता है। लेकिन ये डिजिटल वाला कैसे काम करेगा, फिर हम उसे पर्स में रख लेते हैं, मतलब अपने वॉलेट में रख लेते हैं और रख के वापस आते हैं। तो यहाँ पे क्या, पहले चीज़ें देखते हैं कि काम कैसे करता है। पहला पॉइंट है कि आरबीआई इसी इशू करता है, तो इशू करने वाला दोनों नोट जो है हार्ड में है, मतलब कैश है जो हमारे पास उसको, और डिजिटल रुपीज़ है, दोनों को इशू करने वाला आरबीआई ही है। फिर कह रहा है यूजर को डिजिटल वैलेट ऐप मिलता है, मतलब एक वैलेट ऐप दे देता है। आरबीआई क्या करेगा, एक वैलेट ऐप दे देगा, एप्लीकेशन, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, उसी प्रकार का एक ई रुपी एप्लीकेशन हो जाएगा, जिसे बोलेंगे ई रुपी, जिसे बोलेंगे ई रुपी वैलेट। तो ऐसा एक वैलेट आपको दे देगा। अभी भी ये वैलेट है, मतलब अगर देखा जाए साइट्स पे, गूगल के साइट्स पे देखा जाएगा तो ये वैलेट उपलब्ध हैं
आप इसे डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको। ई रूपी करके सर्च करेंगे आप इसमें, तो देखिए SBI के द्वारा भी शुरू किया गया है, यस बैंक, IDFC बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी ई रूपी है, फेडरल बैंक का है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक बाकी है, बहुत बैंकों का इधर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ई रूपी जो है वैलेट देता है आपको, ठीक है। ई रूपी वैलेट करके सर्च करना है, ई रूपी वैलेट। देखिए स्टेट बैंक है, यस बैंक है, फेडरल बैंक है, IDFC बैंक, कर्नाटका बैंक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कोटक का भी है, कोटक का मैं यूज करता हूँ, कोटक का भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। कोटक महिंद्रा बैंक ई रूपी, तो ये देखिए ई रूपी है कोटक महिंद्रा बैंक का, ये वाला। कह रहा है कि ये टैब में काम नहीं करेगा, इसलिए खुल नहीं रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है। आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये ऐप सारे काम करेंगे, इसलिए बहुत सारे ऐप इसमें दिखा भी नहीं रहे, क्योंकि ये टैबलेट है और टैबलेट में ये ओपन नहीं होता है। चलिए इतना तक तो आप समझ ही गए, अब आगे देखते हैं आगे का मैटर क्या है। पहले तो एक वैलेट आपको दिया जाएगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, बैंक से लिंक करेंगे और बैंक से पैसा उसमें डाल देंगे, तो डिजिटल वैलेट के रूप में रहेगा। फिर कह रहा है जो एक वैलेट मिलता है जो बैंक और RBI ऑथराइज्ड होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बल्ली आप वैलेट बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक और RBI ऑथराइज होता है, दोनों अप्रूव होने के बाद ही कोई भी अथॉरिटी एक वैलेट क्रिएट कर सकती है। वैलेट से वैलेट ट्रांसफ़र होता है इंस्टेंट और डायरेक्ट, मतलब कोई भी पैसा मान लीजिए हम ऑनलाइन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ये वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ। तो अगर आप इसे पूरा का पूरा देखते हैं तो एक तरह का आपका GS भी क्लियर हो जाएगा और एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। इसमें क्या है, वैलेट से वैलेट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट होगा, मतलब तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई भी फेलियर का डाउट ही नहीं है। UPI में कभी कभी पेमेंट फंस जाता है आपका, लेकिन इसमें नहीं फंसेगा और डायरेक्ट होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ पर डायरेक्ट किस वर्ड में यूज किया गया है। डायरेक्ट तो सब होता है, नहीं। बैंक ट्रांजेक्शन जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में करते हैं या एक आदमी से दूसरे आदमी के वैलेट में आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में क्या होता है आपका कि बैंक से बैंक वेरिफिकेशन के बाद ही जाता है। लेकिन नहीं, इस वैलेट में आपको इंस्टेंट पैसा और डायरेक्ट चला जाएगा, बैंक से बैंक का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन RBI के पास आपके यूज का थोड़ा सा डिटेल रहेगा, एक मिनिमम डिटेल, मतलब RBI चाहे तो पता कर सकता है कि आपने 50 रुपये कहाँ यूज किया। ये काम कैसे करेगा, ये ब्लॉकचेन पे काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। ब्लॉकचेन मतलब ये क्रिप्टो करेंसी वाला ब्लॉकचेन ही है, जो आप समझ रहे हैं वही है, बट थोड़ा अंतर ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। मतलब आपके पास वैलेट है तो आप इसके जिम्मेदार हैं, समझ गए ना। मतलब आपके पास पर्स है, आपका बटुआ खो गया, पर्स खो गया तो आप ही जिम्मेदार हैं, आपका पर्स खो गया तो। वैसे ही ये अगर खो जाता है तो आप ही जिम्मेदार हैं। आगे का पॉइंट क्या है कि हर ट्रांजेक्शन सिक्योर रिकॉर्ड होता है। यही एक पॉइंट जो है जो ऑब्जेक्शनेबल है। अब कैसे ऑब्जेक्शनेबल है मैं बताता हूँ कि हर ट्रांजेक्शन जो है सिक्योरली रिकॉर्ड होता है, डुप्लीकेट या फिर फेक पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि हर एक, जैसे एक मैं नीचे फ़ोटो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 50 रुपये का सिक्का है, ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का, 50, 100, 200, 500, 2000 का नोट है। ये सभी नोटों पे सीरियल नंबर ETC वगैरह सब होते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें होती है जो एक फिजिकल नोट पे होता है। तो डुप्लीकेशन का, जैसे मान लीजिए 1001 एक नोट का नंबर है और फिर फिजिकल एक प्रिंट हो जाता है 1001, मतलब एक ही नंबर के 2 नोट हो जाते हैं। लेकिन ये डुप्लीकेशन जो है ई रूपी में नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएंगे। फेक, कभी कभी क्या होता है मार्केट में जाली कैश भी घूम रहा होता है, एक सब्जी वाले से, एक दूध वाले से, कहीं ना कहीं घूमता रहता है। बहुत चेक करने के बाद पता चलता है कि ये तो जाली नोट है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल रुपीस हो जाने के बाद
ई रूपी हो जाने के बाद ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है जो लिखा हुआ है कि हर ट्रांजैक्शन सिक्योर रिकॉर्ड होता है, यानी आपके 50 रुपये का ट्रांजेक्शन हो, 20 रुपये का ट्रांजेक्शन हो या फिर हज़ारों रुपये का ट्रांजेक्शन हो, वो सारे रिकॉर्ड्स सिक्योरली रिकॉर्ड होते हैं आरबीआई के पास। ये किसके पास रिकॉर्ड होते हैं? आरबीआई के पास। मतलब आपके हर एक छोटे छोटे खर्चों का हिसाब आरबीआई रखेगा, गवर्नमेंट रखेगा। इसमें प्राइवेसी नहीं रहेगी आपकी। जो प्राइवेसी बोलते हैं कि हम पैसे का यूज कहाँ कर रहे हैं ये किसी और को क्यों पता होना चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेगी। इसमें प्राइवेसी थोड़ा सा डाउन हो रहा है, इसलिए इसके यूज में मुझे लगता है कि गिरावट आएगी, जल्दी लोग इसको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न होता है। अगर हर एक छोटी चीज़ के लिए, मान लीजिए हम 10 रुपये का चॉकलेट खाते हैं, उसका डिटेल भी अगर आरबीआई रिकॉर्ड करता है कि हमने 10 रुपये का चॉकलेट खाया, तो इसमें क्या होगा कि पारदर्शिता तो आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन हर एक चीज़ का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास देना कोई भी आदमी को अच्छा नहीं लगता। अपना पर्सनल लाइफ है, खुद की प्राइवेसी है। तो आई थिंक गवर्नमेंट इस अभी तो पायलट प्रोजेक्ट लेके आई है, पायलट प्रोजेक्ट में लेके आई है, मतलब अभी टेस्टिंग पे है। जब इसे लॉन्च करेगी, आरबीआई इस पर चर्चा भी कर रहा है कि प्राइवेसी कंसर्न, जैसे मान लीजिए 2000 रुपये तक आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो गवर्नमेंट उसका रिकॉर्ड नहीं रखेगा, लेकिन 2000 से ऊपर करेंगे तो रिकॉर्ड रखेगा। ऐसा कुछ प्राइवेसी वगैरह लेके गवर्नमेंट आएगी, वरना लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी हद तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके 1 रुपये 2 रुपये या 5 रुपये का हिसाब गवर्नमेंट के अकाउंट में सिक्योरली रिस्टोर हो। गवर्नमेंट जब मन तब पता कर ले कि हमने 5 रुपये का चॉकलेट कल खरीदा, आज 2 रुपये का ये खरीदा, वो खरीदा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पता चलती रहेगी। तो यहाँ तक ये चीज़ें थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा इस परियोजना में, बाकी सब ठीक लग रहा है मेरे को। आगे और भी देखते हैं क्या क्या सीन है। अगला पॉइंट है, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल ये है कि क्या एग्जाम्पल है कैश और डिजिटल रुपीस में फ़र्क, थोड़ा सा हल्का सा मैंने समझा के रखा है। देखते हैं क्या सीन है, इसको देखते हैं। तो फिजिकल कैश में क्या होता है, राज ने सब्जी वाले को 200 रुपये का कैश दिया। मान लीजिए राज गया सब्जी खरीदने और उसने 200 रुपये का कैश दिया, कोई रिकॉर्ड नहीं बना। मान लीजिए 70 रुपये का सब्जी है तो 130 रुपये तो उसको वापस मिल जाएगी, वो अपने बैलेट में रखेगा, निकल जाएगा। कोई रिकॉर्ड नहीं बना, ना बैंक को पता चला ना सरकार को। लेकिन किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ट्रांजेक्शन किस में हुआ, कैश में हुआ, और वो सिर्फ राज और सब्जी वाले को ही पता है और कोई तीसरा आदमी नहीं जानता है। लेकिन डिजिटल रुपीस के केस में क्या होता है, राज अगर सब्जी वाले को 200 ई रुपीस मतलब डिजिटल रुपया देता है, 200 डिजिटल रुपये देता है, तो ट्रांजेक्शन जो है इंस्टेंटली, मान लीजिए 200 रुपये का खरीदारी करता है राज, 200 रुपये की खरीदारी करता है और 200 डिजिटल रुपीस उसको देता है सब्जी वाले को, ठीक है। और 200 की खरीदारी कर लेता है। मान लीजिए सब्जी वाले के पास भी डिजिटली वैलेट है, डिजिटल रुपीस वैलेट है, तो पेमेंट कर दिया उसने, तो ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाता है। जैसे कैश में होता है कि तुरंत दिए और मामला ख़त्म, यहाँ पे भी तुरंत आप पे किए, मामला ख़त्म। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि रिकॉर्ड आरबीआई के सिस्टम में सेव हो गया। मतलब एक बार आपने ट्रांजेक्शन किया 200 रुपये का, तो आरबीआई को पता चला कि आपने सब्जी वाले से, वेजिटेबल वाले से, राज नाम का जो लड़का है उसने 200 रुपये का सब्जी खरीद लिया है, गोभी खरीद लिया, आज उसके घर में गोभी की सब्जी बन रही है। तो कहने का मतलब है ये सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहेंगे, मतलब प्राइवेसी के नाम पे ठेंगा मिल जाएगा आपको। कैश को पूरी तरह से ख़त्म करने का ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कैश जो है पॉकेट टू पॉकेट और कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, लेकिन डिजिटल रुपीस वैलेट टू वैलेट ट्रांसफ़र होंगे और हर ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल होगा, मतलब हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा। किसी को मतलब जैसे मान लीजिए कि आप राम से अपने 100 रुपये की उधारी ली और 50-50 करके 2 बार दिए, राम बाद में बोलने लगा कि तुमने पैसे नहीं दिए, तो वहाँ से हम डाटा निकाल के दिखा सकते हैं कि राम मैंने तुमको पैसे दिए हैं भाई 50-50 करके 2 बार। लेकिन उस केस में अच्छा है,
लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल है, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है मेरे को। तो ये ध्यान देने वाली मेन पॉइंट है इस पूरे टॉपिक में। आगे देखते हैं। आगे कंसर्न है कैश और कैश और डिजिटल रुपीस में डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया है मैंने, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो फॉर्म देखिए, फॉर्म किस रूप में रहेगा भाई, तो कैश तो फिजिकल रूप में रहेगा, सबके पॉकेट में रहता है, और डिजिटल रुपीस जो है वो टोकन के रूप में रहेगा। जैसे कि मैंने फ़ोटो दिखाया ना अभी ऊपर में, यहाँ पे फ़ोटो दिखाया, तो आपके वैलेट में जो है, आपके वैलेट में इस रूप में रहेगा। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, तो आपके पास 200 का एक नोट, 100 का एक नोट, फिर 200 का एक नोट, 200 का 2, 100 का एक हो सकता है, या 500 का एक ही हो सकता है, या फिर 50 के 10 हो सकते हैं, या 5 2 ऐसे करके नोट हो सकते हैं। इस रूप में होगा, लेकिन नोट ही होगा, डिजिटल टोकन के रूप में होगा। ठीक है, इशू कौन करेगा, दोनों को आरबीआई ही इशू करता है, चाहे कैश हो या फिर डिजिटल रुपीस हो, दोनों को आरबीआई इशू करता है। ट्रांसफ़र कैसे होगा, हैंड टू हैंड, पॉकेट टू पैकेट। कैश जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में है उसको हैंड टू हैंड, पॉकेट टू पॉकेट कर देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा डिजिटल रुपीस में कि इसे वैलेट टू वैलेट ट्रांसफ़र कर पाएंगे हम लोग, वैलेट टू वैलेट ही ट्रांसफ़र होगा। फिजिकल कैश जो हमारे पास है उसमें इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डिजिटल रुपीस जो है उसके देन लेन में इंटरनेट जरूरी है। गवर्नमेंट अभी इस पर भी कुछ आइडियाज़ लेके आ रही है कि डिजिटल रुपीस के यूज में भी आई थिंक किसी भी प्रकार का इंटरनेट, बिना इंटरनेट का भी काम करे, ऐसा आइडिया लेके आ रही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। ट्रेसेबल के हिसाब से देखते हैं, तो फिजिकल जो पैसे हैं हमारे पास, कैश जो है वॉलेट में रहता है जो, वो कैश तो किसी भी हद तक या किसी भी हाल में ट्रैक नहीं किया सकता कि हमने 10 रुपये का चाय पिया कि 10 रुपये का जलेबी खाया, कोई नहीं पता लगा सकता है। लेकिन डिजिटल रुपीस के केस में ये पता लगा सकता है कि 10 रुपये का हमने चाय पिया कि 10 रुपये का हमने सिगरेट पिया, ईजिली पता लगा सकता है। ये जो लोगो मैं आपको नीचे बना के दिखाया हूँ, ये डिजिटल रुपीस या ई रूपी का लोगो है। अब प्राइवेसी कंसर्न पे चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही मेन पॉइंट है इस पूरे ही लेक्चर का, कि प्राइवेसी कंसर्न क्या है। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया आपको कि हर एक चीज़ का हिसाब गवर्नमेंट के पास होगा। जैसे मान लीजिए मैं कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो प्राइवेसी रहता है, यहाँ पे मैंने लिख के भी बताया आपको कि कैश में ट्रांजेक्शन प्राइवेट होता है, सिर्फ जिसको दिया और जिसने लिया इन दोनों को ही पता होगा और किसी को पता नहीं चलेगा। सिर्फ ये दोनों ही जानेंगे कि कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश में हुआ है कि डिजिटल फॉर्म में हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ ये दोनों ही जान पाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन डिजिटल रुपी में हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ प्राइवेसी आपकी हो गई जीरो। प्राइवेसी क्या है, निजता का अधिकार। हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में किसी को पता न चले, वो हमारे पता न चले, ये अगर हम चाहते हैं तो ये हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दे के रखा है। लेकिन यहाँ पे वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है, इस लाइन में निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हम कहाँ पे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये सारी डिटेल गवर्नमेंट के आरबीआई के वेबसाइट पे या आरबीआई के सर्वर में लोड होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को विचार करने का ज़रूरत है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट ब्लैक मनी रोक सकती है। इससे ब्लैक मनी का जो समस्या है, जैसे करेंसी 5 करोड़ रुपए लाकर घर में गड्ढा खोद के और उसमें डाल दिए, वो पैसा आपके पास है लेकिन गवर्नमेंट मतलब चलावा में नहीं है, मतलब चलन में नहीं है। और चलन में नहीं होता है तो गवर्नमेंट को उससे लॉस होता है, क्योंकि पैसा जितना चलन में रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी तरलता आएगी और वो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा और खरीदेंगे तो मांग बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए तो चलन से गायब हो जाता है। लेकिन इस केस में ब्लैक मनी स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपके पास 5 लाख है, आपके वॉलेट में 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए है तो उसको पता है ये चीज़, तो ब्लैक मनी कैसे हो गई, ब्लैक मनी नहीं हो सकती। फिर आगे की चीज़ें देखते हैं, आगे की प्राइवेसी कंसर्न क्या है। लेकिन लोगों की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब आधार का डाटा लीक हो सकता है, आधार, हमने सुना कि आधार का भी डाटा लीक हो गया है। अब बताइए, उसमें हमारा फिंगरप्रिंट है, बायोमेट्रिक है,
वो सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हर एक बैंक उससे लिंक है, हर एक चीज़ें लिंक कर दी गई है आधार कार्ड से। लिंक नाम का सब जो है वो आधार कार्ड के नाम से ही रजिस्टर्ड हो गया है। सारी चीज़ें आधार कार्ड से लिंक कर दी गई है। अगर आधार कार्ड का ही डाटा लीक हो जाता है तो ये सारी चीज़ों का भी डाटा लीक हो जाता है। तो प्राइवेसी के नाम पे हमारे पास तो ऐसे भी ठेंगा है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी प्राइवेसी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, सीधे बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है, आरबीआई ने कुछ संभावना दिया है ये प्रोजेक्ट शुरू करने से, मतलब ये प्रोजेक्ट आने के बाद पायलट प्रोजेक्ट में है। आरबीआई अभी पायलट प्रोजेक्ट आरबीआई में जो ये डिजिटल रुपीज़ का जो प्रस्ताव है अभी पायलट प्रोजेक्ट में है, और फ्यूचर में छोटे छोटे पेमेंट्स जैसे कि 500 रुपये तक को एनोनिमस रखने का प्लान कर सकता है। मतलब ये ऐसा कहा जा रहा है, रिसर्चर्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि 500 रुपये के ट्रांजेक्शन्स को वो लोग अनदेखा करेंगे, उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। अगर मान लीजिए कह भी रहे हैं तो नहीं रखेंगे, इसकी क्या गारंटी है, वो भी देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसकी क्या गारंटी देती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं फ़ायदे क्या क्या हैं। हर एक चीज़ के प्रॉस और कॉन्स होते हैं, हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। उसी प्रकार डिजिटल रुपीज़ के भी फ़ायदे और नुकसान हैं। तो फ़ायदे क्या क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट है कि 100% आरबीआई गारंटी हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अगर बैंक डूब भी जाता है ना, बैंक मान लीजिए आपने येस बैंक में रखा, अभी येस बैंक डूबने वाला था, पंजाब नेशनल बैंक डूबने वाला था, तो अगर किसी बैंक में आपने रखा है, पैसा डूब गया तो पैसा गया आपका। लेकिन उस बैंक के वैलेट में अगर पैसा रखेंगे आप, बैंक डूब भी जाता है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। इंस्टेंट ट्रांसफ़र होगा, किसी के थ्रू, किसी सर्वर के थ्रू होके नहीं जाएगा, इंस्टेंट ट्रांसफ़र होगा और डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। किसी प्रकार का कोई डिले नहीं किया जाएगा, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब जिसके वैलेट भेजने वाला और लेने वाला दोनों के बीच में टकाटक हो जाएगा। हाँ, एक छोटा सा रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आरबीआई के सिस्टम में सेव करेंगे, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है। तो ये तो यूपीआई में भी है, नेट बैंकिंग में भी है, डेबिट कार्ड में भी है कि कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई तीर मारने वाली बात नहीं है। फेक नोट्स का खतरा ख़त्म। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये बड़ा चीज़ है कि जो फेक नोट आते थे, जाली नोट जो प्रचलन था, जो चलन था या चलन है, अभी भी चलता है जाली नोट, तो फेक नोट का जो प्रचलन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब बढ़िया पॉइंट है कि फेक नोट का प्रचलन ख़त्म हो जाएगा। जाली नोट मार्केट से आउट हो जाएंगे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगा। इंटरनेशनल पेमेंट अगर होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल के रखा है कि फ्यूचर में जितने भी प्रकार के व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, ट्रेड, ई कॉमर्स है, ये सारी चीज़ें अभी यूएसडी में होता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है तो हो सकता है फ्यूचर में पेमेंट आसान हो और डिजिटल रुपीस लोग एक्सेप्ट करने लगे, जिससे कि अच्छा होगा, हमारी करेंसी को वैल्यू मिलेगी, हमारी करेंसी को, ई रूपी जो है, हमारी करेंसी जो है उसको वैल्यू मिलेगी, और उसको वैल्यू मिलेगी तो हमें वैल्यू मिलेगी। तो ये बढ़िया चीज़ भी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है। जैसे अभी आपने हाल में सुना कि आईसीआईसीआई जो बैंक है वो 6 रुपये का कुछ पर डे का जो हिसाब है यूपीआई पे लगा रहा है। कुछ दिन में ये भी सुनने आएगा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी कुछ छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा। अभी तो फ्री है लेकिन कुछ छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा, ऐसा सुनने में आ सकता है। जैसे अभी तो रिचार्ज करने के लिए भी 1 रुपये 2 रुपये ले रहे हैं एक्स्ट्रा में, सर्विस चार्जेज, एनीथिंग, पता नहीं क्या क्या है। तो ई रूपी में ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जाएगा अब तक, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट क्या करती है मुझे नहीं पता। ब्लैक मनी और करप्शन कंट्रोल हो जाएगा। ब्लैक मनी तो पूरी तरह से जीरो हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो। ब्लैक मनी पूरी तरह से जीरो हो जाएगा और करप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होगा। तो कोई पैसे लेने से भी डरेगा कि भैया पैसे हम ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट तुमसे पूछ सकती है ना कि आप कमा रहे हैं 10,000 रुपये पर मंथ और आपके अकाउंट में अचानक से 50 लाख कहाँ से आ गया। क्योंकि डिजिटल रुपीस में ट्रांजैक्शन होगा तो आरबीआई के पास उसका एक छोटा सा रिकॉर्ड भी होगा। तो ये सारी चीज़ें पकड़े जा सकते हैं।
ठीक है। तो करप्शन कंट्रोल होगा, ब्लैक मनी कंट्रोल होगी, तो ये सारी बढ़िया चीज़ें हैं। फिर चैलेंजेस क्या हैं? जैसे कोई भी चीज़ शुरू होती है तो उसके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर भी डिजिटल रुपीज़ के केस में भी चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं देखते हैं। प्राइवेसी लॉस हो जाएगा, हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, जिससे लोग क्या करेंगे, इसको यूज करने से डरेंगे। खासकर व्यापारी वर्ग तो इसको स्वीकार ही नहीं करेगा, और जब तक व्यापारी वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, आम आदमी इसका यूज कैसे कर पाएगा? क्योंकि जब कुछ चीज़ें लेने हैं, सामान वगैरह लेने हैं, और वहाँ पे ई रूपी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो लोग, मान लो ई रूपी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो लोग, तो ये दे के क्या करेंगे, ये लेके क्या करेंगे? अपने पास बैलेट है और सामने वाला ई रूपी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो वैलेट किस काम का है? तो इसके डर से लोग लेंगे ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या है? टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। इंडिया में देखा जाए तो साक्षरता जो बोलते हैं, साक्षरता अभी बढ़ा है, लेकिन कंप्यूटर या फिर मोबाइल से संबंधित जो है, बहुत सारे ऐसे व्यापारी वर्ग में लोग हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, दही बेचने वाले हैं, दूध बेचने वाले हैं, जिनको नहीं पता, टेक्नोलॉजी पता ही नहीं। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करने में उनको टाइम लगेगा। सभी के पास स्मार्टफोन तो अगर देखा जाए तो अभी जियो के आने के बाद है, इंटरनेट भी है, तो ये स्मार्टफोन भी चाहिए और इंटरनेट भी चाहिए। इस केस में क्या है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में लोगों को टाइम लगेगा। अभी तो सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी स्मार्टफोन नहीं कैरी करते या फ़ोन ही नहीं कैरी करते, लेकिन वो व्यापारी हैं, वो बिजनेसमैन हैं। तो उस केस में ये टेक्नोलॉजी जो है, जिसे बोलते हैं गैप, ये गैप को पूरा करने में टाइम लगेगा। फिर ट्रस्ट इशू है, लोग कैश छोड़ने में हिचकिचाएंगे। मतलब क्या है ना कि पहले तो प्राइवेसी कंसर्न है भैया, आप हर एक पैसे का हिसाब रखेंगे, तो उसमें थोड़ा सा लोग हिचकिचाएंगे कि साला ये हर एक चीज़ का हिसाब रखेगा, हर एक चीज़ नोट वो करेगा, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए मेरे हिसाब से लोग इसमें ट्रस्ट बहुत मुश्किल से करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का हिसाब जो रखेगा और हर एक चीज़ आपका जानेगा, तो आपके साथ मतलब आपके प्राइवेसी रहेगी नहीं, प्राइवेसी जीरो हो जाएगी, मतलब आपकी निजी नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। तो यही यहाँ पे मेरे को कैश छोड़ने से लोग हिचकिचाएंगे, ये पक्का चीज़ है। अवेयरनेस, लोगों के सिस्टम को समझाना पड़ेगा। आज जैसे छोटा छोटा चीज़ आता है तो लोग बोलते हैं पैसा लूट लेगा, ये कर लेगा, ये भाग जाएगा, वो कर लेगा, लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस पर, ठीक है ना, सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को कि भैया ये क्या चीज़ है, कहाँ से आ गया, क्या लेके आ गया गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन यही बनता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आधे घंटे का वीडियो हो गया, मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा। अभी बहुत सारी चीज़ें भी हैं ई रूपी को लेकर के, लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर कोई देखेगा नहीं वीडियो। देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन है कि डिजिटल रूपी फ्यूचर ऑफ इंडियन करेंसी है। ये तो क्लियर है कि ई रूपी जो है, डिजिटल रूपी जो है, डिजिटल रुपीज़ जो है, वो फ्यूचर ऑफ इंडियन करेंसी है। मतलब सारे का सारा हिसाब इलेक्ट्रॉनिक रुपया में होगा, ठीक है, ये फ्यूचर है। ये सेफ, फास्ट और गवर्नमेंट गारंटीड है। मतलब इस पे गवर्नमेंट गारंटी देती है। मान लीजिए आपके बैलेट में 10 लाख हैं, बैंक डूब गया, उड़ गया, तबाह हो गया, डजेंट मैटर, आपके पैसे सेफ हैं और गवर्नमेंट इसकी गारंटी देती है। प्राइवेसी कंसर्न को बैलेंस करना ज़रूरी है। एक टॉपिक है यही एक इसमें ख़राब है, बाकी मेरे को कुछ लगा नहीं कि हर एक चीज़ का हिसाब गवर्नमेंट के पास होगा। तो प्राइवेसी बैलेंस करना गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है, वरना इसको कोई भी नहीं अपनाएगा, कोई भी नहीं, ठीक है। फिर क्या है, धीरे धीरे कैश और क्रिप्टो का अल्टरनेटिव बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये जो काम करता है वो ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, और क्रिप्टो भी ब्लॉकचेन पे ही काम करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिप्टो वाले प्रोसेस पे ही है, थोड़ा सा उससे अलग है। मतलब आपके वैलेट में पैसा है, क्रिप्टो के केस में क्या है, आपके वैलेट में पैसा है
तो ये सिर्फ आपको पता है कि कितना पैसा है। सामने या जो बिटकॉइन का है, बिटकॉइन किसी की कंपनी नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं, वो बस करेंसी है, घूम रहा है, एक ब्लॉकचेन पे घूम रहा है। तो उसी टाइप क्या है कि इसमें तो मतलब पैसे हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट जान पाएगा कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो इतना ही अंतर है क्रिप्टो और इसमें। तो फ्यूचर में ये अल्टरनेटिव बनेगा, कैश और क्रिप्टो का अल्टरनेटिव बनेगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपको आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी और पॉइंट पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक पहुंचेगा। मुझे ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं, या फिर मैंने बकवास किया है, क्या किया है, वो चीज़ें हमको बताइए। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।